अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पे बातचीत होगी। यूक्रेन जंग और भी कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। दो आदमी लड़ पड़े तो वो एक तीसरे आदमी के पास गए कि यार ये हमें कुछ अच्छा बेहतर लग रहा है कि हमारा कोई फैसला करेगा। तो पहले एक आदमी ने अपना मसला बताया तो उसने कहा जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो फैसला करने वाला था। फिर दूसरे ने अपना मसला बयान किया तो उसे भी उसने कहा जनाब आप भी ठीक कह रहे हो। अब एक आदमी और पास खड़ा था तो उसने कहा जनाब ये भी ठीक कह रहा है, वो भी ठीक कह रहा है, तो फैसला तो ना हुआ ना। तो उसने कहा क्या आप भी ठीक रहे हो। मसला ये आजकल बना हुआ पाकिस्तान में कि कल जो वज़ीर आज़म ने और जो हमारी सलामती कौंसिल है उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की कि कोई साजिश नहीं हुई। जो पहले वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा जी मदाखलत हुई, साजिश भी हुई। अभी तक ये इस बहस में पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो अफसोस हो रहा था मुझे देखकर कि हमारे फौज के जवान वो बैठे हुए थे जिन पर कौम को फ़ख्र है, और वो बड़ी खामोशी के साथ ऐसे वज़ीर आज़म की बातें सुन रहे थे जो अरबों रुपये इधर से उधर उधर से इधर कर चुका है। सबको पता है। और पाक फौज वहाँ खामोशी के साथ बैठी हुई थी और सबके चेहरे बता रहे थे कि कुछ छुपाया जा रहा है। यानी कि जितने भी लोग, सबके जब मैंने चेहरे देखे तो कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी। और वहाँ पे साफ पता चल रहा था कि ये झूठे लोग हैं। और दूसरी तरफ ये इमरान खान को कहते हैं जनाब ये झूठा है, तो जो उसकी बातचीत है वो एक झूठ बोलने वाला बंदा इस तरह गज वज के नहीं बातचीत कर सकता। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जो अरसा दराज से मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं उससे तजर्बा भी हो जाता है, पता भी चल जाता है अपने लोगों का, जो बातचीत करे उसका भी पता चल जाता है कि ये कहाँ से बोल रहा और क्या बात है। अब जो असल बात है मैं आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि ये क्यों छुपा रहे हैं कौम से ऐसी कोई बात। दो चीज़ें इसमें मेरे जहन में जो आई हैं वो ये हैं कि तमाम इदारे, तमाम सियासतदान जो चोर थे वो किस चीज़ पर पर्दा डाल रहे और कौम को क्यों नहीं ये बताना चाहते, इसकी क्या वजह है। जहाँ तक पाकिस्तानी कौम है उन्होंने फ़ौज के ऊपर, एक तो फ़ौज से मोहब्बत भी बहुत करते हैं हम लोग, और हमें ये भी एक फ़ख्र है कि हमारी पाक फ़ौज जो है वो मुल्क की जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत कर रही हैं, जिसकी वजह से लोग अमन और नसीब की ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं। अमन और नसीब मिल तो नहीं रहा, मकसद ये कि किसी दूसरे मुल्क में जिस तरह दहशतगर्द हमला कर देते हैं या इंडिया से ख़तरा है तो पाक फ़ौज वहाँ उनको संभाल लेती है। मगर एक चीज़ समझ से आज बाहर है कि ठीक है आपने अमेरिका से पैसा लिया, ये तो वाज़ेह हो चुका है कि पैसा आया पाकिस्तान में, और अमेरिका ने कोई इनको हो सकता है कि पैसे के साथ ये शर्त ना रखी हो कि अगर ये काम ना हुआ तो हम फिर ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये शर्त अमेरिका ने ज़रूर रखी होगी, कोई वैसे नहीं उसने पैसे दे दिए इनको। इनके ऊपर अब ये तलवार लटक रही है कि पैसे तो हम सब ने ले लिए, अब हो सकता उसमें कोई ब्लैकमेल आपस में भी एक दूसरे को कर रहे हो। ये भी जब आप बिक जाते हैं तो वो फिर जो भी बिकता है वो ये नहीं सोचता मैं कितना गिर सकता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक चीज़ जो परेशान अवाम को कर रही है वो है कि फौज क्यों नहीं बोल रही। जो लोगों ने सोशल मीडिया पे आजकल तूफान आपने देखा, उसमें फौज के जो चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी निशाने पे हैं। आप लाख कहते रहे कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे, हम आपको बोलने का हक नहीं देंगे, मगर आप खामोश नहीं कर सकते। अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि आज 40 साल पुराना दौर चल रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो किसी गलत फहमी में। देखिए इदारे जो है वो पर्दा डाल सकते हैं, हकीकत नहीं बता सकते अवाम को।
फौज हो सकता है वो भी हकीकत ना बताना चाहती हो, सियासतदान जो आई का टोला चोरों डाकुओं का है, उनसे तो मेरा हाल इस तरह की उम्मीद रखनी भी वैसे बेवकूफ़ी है। मकसद ये बताने का है कि क्या आज अवाम में इतने लोग जो बैठे हुए हैं, अगर आपके पाकिस्तान में सहाफ़ी अगर 40% चोर चक्कों के साथ मिले हुए हैं, तो कि 60% ठीक भी हैं वहाँ पे, वो ठीक बात करते हैं, वो ठीक बताते हैं अवाम को। वहाँ पे ऐसे हमारे फौजी जवान भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशन पे है, वो भी तड़प रही है पाकिस्तान के लिए, मुख्तलिफ मैसेज दे रहे हैं कि देखो खुदा का वास्ता पाकिस्तान को बचाओ, खुदा का वास्ता पाकिस्तान को बचाओ। उसके अलावा जो सहाफ़ी मैंने बात की उनके भी यही मैसेज है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। मगर जो अंदर गेम क्या चली है, क्या हालात है, वो किसी को पता भी है तो सामने नहीं लाना चाह रहा। एक तो डर और खौफ है कि कोई एजेंसियां उठा के ले जाएंगी, एक वहाँ पे आपकी इल्म में है कि ब्लैकमेल के जरिए लोगों को मरवा भी दिया जाता है, कितने लोग हैं जिनको मरवा दिया गया। तो ये चीज़ें जो आपके सामने कुछ आ रही नज़र, पीछे कुछ और चल रहा है। ये जो रोज़ाना एक पार्लियामेंट में सलामती कौंसिल का इजलास बुला के बैठ जाते हैं और वहाँ में निकलता कुछ भी नहीं। जो हमारे वहाँ के सफ़ीर अमेरिका के, उनको बहरहाल मैं भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने सच और हकीकत पर डटे रहे, और यही एक महब वतन पाकिस्तानी की निशानी है। अगर आप जब देखिए कि जहाँ जो हकीकत है वो आपको वाज़ेह करनी, जितना मर्जी दबाव डाले, लेकिन हर बंदा, हर इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके इल्म में होगा कि मुशर्रफ की जो बात आज की जाती है कि उसको एक कॉल आई अमेरिका की, तो उसने सब कुछ जो अमेरिका ने कहा वो कर दिया। अब इमरान खान वो करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान इमरान खान कोई फौजी नहीं है, वो सिविल आदमी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुशर्रफ एक फौजी था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, और वो डर गया। अमेरिका ने जो कहा उसने कहा जी हुजूर ठीक है जो आप कहते हैं। तो ये कोई वजह नहीं होती कि कोई फौजी है तो वो बहुत बहादुर होगा और कोई सिविल है तो वो बहादुर नहीं होगा। कोई बर्दाश्त कर जाता है, कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ें इसलिए मैंने आपके सामने आज थोड़ी सी बताई हैं कि मुकम्मल तौर पर अगर मेरे से पूछे, जो मेरा अपना ख्याल है कि मुल्क को कंट्रोल करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा फिर बोलना पड़ता है, दूसरा छुपाने के लिए तीसरा बोलना पड़ता है। और मुसीबत ये है कि ये सारे किस तरह बिक गए। इनमें कोई भी महब वतन नहीं था, इनमें किसी को भी शर्म ना आई, किसी को गैरत ना आई कि हमारे बड़ों ने ये कुर्बानियाँ दे के तो ये मुल्क हासिल किया था। जब ये पैसे की डील हो रही थी, जो बड़ा खुश होके जो बिलावल यहाँ पे आया हुआ है, जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है, तो क्या वजह कि ये कैसी गेम उन्होंने डाली कि ये एक दूसरे के दुश्मन थे तो ये दोस्त कैसे बन गए। सोचने वाली बात है। लोगों को ये बात परेशान कर रही है। कल मैं ये देख रहा था कि जो इसके नवाज शरीफ के हामी थे वो भी इसको गालियां दे रहे थे। लेकिन अवाम को हकीकत बतानी चाहिए। अगर आप देखें 65 की जंग थी, उसमें आपने देखा कि किस तरह अवाम ने साथ दिया और जो भी हालात थे आपके सामने। जब आप अवाम को गुमराह करेंगे, अवाम को ठीक नहीं बताएंगे, तो ये एक अफसोसनाक बात होगी। वो इसलिए अफसोसनाक बात होगी कि ये मुल्क आपका नहीं अकेलों का, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। उन लोगों को अगर आप इकट्ठे लेके जाएंगे, एक ताकत बनाएंगे, तो उसी का फ़ायदा है। अगर आपने जिस तरह इमरान खान ने कहा गलती की है तो उसको ठीक करे। अब अमेरिका उस गलती को ठीक करने देता है या नहीं देता, उसके लिए सर जोड़कर बैठे कि जो हमने दौलत ली है वहाँ से क्या वो शर्तें रखी गई हैं कि अगर ये काम ना हुआ तो फिर आपके साथ क्या सलूक होगा, आपको फिर हम क्या सजा देंगे। ये एक डर और खौफ अमेरिका का, ये सियासतदान जो भी बैठे हुए हैं, आप देखें शहबाज शरीफ की शक्ल देखे जरा, साफ पता लग रहा है कि ये मकार आदमी है, कुछ पीछे गेम चल रही है। इसके अलावा और भी लोग जो उधर बैठे हुए थे, सबके चेहरे गौर से पड़े,
उसको दोबारा यूट्यूब पे लगा लगा के देखे, आपको समझ आ जाएगी कि ये सब 2 नंबर तरीके के साथ लोगों को बताया जा रहा। सब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे बात होगी, कुछ जंग की सूरत हाल पे भी बातचीत होती रहेगी। जुड़े रहें हमारे साथ। 9 टीवी देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ जिसका आगाज़ किया जा चुका है, आप अगर उसमें हिस्सा लेना चाहें, अपने तासरात बताना चाहें इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल, आप आज़ादी के साथ अखलाक के दायरे में रह के किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको लाइन पे लेंगे। अगर आप अपनी पिक्चर देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। इसमें ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती हैं, बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोग जो भी हमारा ये पैगाम सुने, जितनी जल्दी हो हमें कॉल करें। ये प्रोग्राम 5 से 10 मिनट का हम लेंगे आपके साथ। अपने दोस्तों को भी बताएं, 9 टीवी इंटरनेशनल पे ये सहूलत अब आपको मिलेगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और भी प्रोग्राम देख सके। जुड़ जाए हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा। अच्छा, 3 कत्ल हुए। शेख रशीद ने बताया बेनज़ीर का कत्ल, शाहनवाज का कत्ल और उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल। तीनों के कातिल नहीं पकड़े गए। ये सोचने वाली बात है। अब जो इल्ज़ामात शुरू से लग रही है, शेख रशीद ने तो आज जिक्र किया या पहले भी करता होगा, मगर कौम को भी पता है सारी को कि ये जरदारी का काम है। और जो जरदारी अपनी बीवी को मरवा सकता है, अपने ब्रदर लॉ जो है उनको मरवा सकता है, वो पाकिस्तान का सौदा नहीं कर सकता। क्या वो बिक नहीं सकता? क्या उसकी औलाद जो उसने पैदा की हुई है वो नहीं बिक सकती? क्या ये गंदा खून जो है, ये जितना इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, आप सोच नहीं सकते। जरदारी ने जितना नुकसान दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को जितना नुकसान दिया, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने भी दिया। तो बताने की बात ये है आपको कि ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं ये लोग। और आप देखते हैं कि बेनज़ीर कत्ल हुए, फिर जनाब उसकी इंक्वायरी पे कितना इन्होंने खर्चा मर्चा किया। ये ड्रामे करते हैं लोग, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि ये केस लंबे करो, मैं इनको इधर उधर भाग दौड़ में थका दो। यही गेम अब इन्होंने इमरान खान के साथ शुरू की है। कभी ये कुछ कहेंगे, कभी कुछ ये कहेंगे, उसको सोचते हैं कि कहीं किसी टेबल पे आके हमारे साथ बातचीत करें। तो इमरान खान जो है अभी तो डटा हुआ है, आने वाले दिनों में शायद उसका भी माइंड चेंज हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है वो ये है कि इमरान खान को इस वक्त दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, और यही इन लोगों की मौत है। ये जितने भी लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह उसकी जो जिंदगी है उसे ऐसे हालात में लाना चाहते हैं कि कई चीज़ें और भी सामने चल रही है। उसकी कोई वीडियो है इनके पास, जिस तरह मरियम वीडियो संभाल के रखती है, किसी की ऑडियो संभाल लेती है, किसी की वीडियो संभाल लेती है, तो ये भी कहा जा रहा है। तो जो इज्जत है, जब कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी तो आवाम फिर उस नज़र से नहीं देखते। मगर मेरा ख्याल है कि आजकल जल्दी चीज़ें बन जाती हैं, 2 नंबर चीज़ें बन जाती है, और उस वजह से फिर आप देखते हैं बाद में जो चीज़ें सामने आती हैं वो और होती है, मगर वक्ती तौर पर एक झटका ज़रूर लग जाता है। आए दिन सियासतदानों की ये जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन बनते हैं, इनकी वीडियो भी आपको पता है नज़र आ रही होती है, ये किन कामों में पड़े हुए। ये तो मैंने आपको मुख्तसर बताया कि सियासतदान किसी हद तक भी ये गिर सकती है, खासकर पाकिस्तान की। अब एक और जो मसला पाकिस्तान में इस वक्त जो बहुत ही ख़तरनाक है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। एक तरफ इंतखाबात की बातें हो रही है कि इंतखाबात कराए जाएंगे, ये सामने नहीं कर रहे, पीछे कर रहे, मिलजुल कर। कभी किसी वजीर को लगा दिया जाता है, कभी किसी वजीर को हटा दिया जाता है, और ये सिलसिला चल रहा है कि पीछे से कोई ना कोई इनकी डोरियां जो है वो चला रहा है।
अब कौन चला रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको कम से कम पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए। अमेरिका के बयानात आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। अमेरिका बहादुर पहले बताए कि किस मुल्क में उसने खुशहाली लाई, कहाँ पे दूध और शहद की नहरें आपने देखी? इराक में, वहाँ क्या नाम है, मिस्र में, वो क्या नाम, शाम में, लीबिया में, या अब यूक्रेन में? कहीं पे आपको कोई हालात ठीक नजर आ रहे? अपने मुल्क को बचाओ। मैं आपको बताता हूँ, पाक फौज आप अपना जो किरदार है वो अदा करे। आपसे लोग इस वक्त मुतमिन नहीं है। मैं आपको बता, आपके डर और खौफ की वजह से आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन अंदर से जो सोशल मीडिया पे आप देख नहीं सकते कि किस तरह लोग गुस्से का इज़हार कर रहे। ये सोचने की बात है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दबाते रहे, ज़्यादा देर ये चीज़ें दबी नहीं रहती। आपको सबसे पहले अपने मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक करने चाहिए। वहाँ पे जो भी सियासतदान हैं उनको एक तरफ करें, उनको अदालतों में भेजें। अदालतों के जज जो है उनमें जो ठीक नहीं, अक्सर आपको ठीक नहीं मिलेंगे, उनके बारे में सोचें। क्या आपको पाक फौज, मेरा सवाल है, कभी शर्म नहीं आती अपने मुल्क के हालात देखकर? पाक फौज से मेरा एक सवाल है कि आपको कभी शर्म नहीं आती अपने ये अदालतों के हालात देखकर? आपको कभी ख्याल नहीं आया कि अवाम पर जुल्म होता है, गरीब पर कितना जुल्म हो रहा वहाँ? कभी आपके दिल नरम नहीं हुए इस चीज़ से? जो चीज़ें आप कहते हैं कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेते, सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि कहाँ तक आप लोग सियासत में हिस्सा लेते। अवाम आपकी बहुत इज्जत करती है, मगर उस इज्जत का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे खामोश रहें, क्योंकि जहाँ आप जुल्म होता देखे, जहाँ आप ऐसे लोगों को देखे तो आप खामोश रहें तो आप भी गुनहगार हैं। मैं खुद पाक फौज की बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर ये चीज़ें कोई बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, हम वतन से दूर बैठे हुए लोग हैं। यकीन जानिए कि इतनी तकलीफ होती है। मैंने कभी जर्मनी, यूके, मैं दुनिया भर में फिरता रहता हूँ, मैंने कभी इतना सियासत में हिस्सा नहीं लिया, कभी मैंने पाकिस्तान में भी नहीं लिया, मगर जब हमें वो बातें याद आती हैं कि हमारे बड़ों ने बताया कि हम किस तरह पाकिस्तान में आए, कितनी तकलीफें उठाई हमने, तो फिर हमें पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार भी आता है और अफसोस होता है कि हमारे जो हुक्मरान थे, हमारे जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। रोजाना सोशल मीडिया पे आप मुख्तलिफ लोगों की कहानियां सुनते हैं, सियासी भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, मगर मैं जो मैसेज अपनी पाक फौज को देना चाहता हूँ, देखिए आज आपकी खामोशी जो है वो अवाम को बेचैन कर रही है। आप इसी अवाम की फौज, आप इसी अवाम से फौज बनी हुई हो, तो ये कैसे हो सकता है कि आप खामोश रहे? इतने लोग हैं फौज में, क्या कोई भी हकीकत सामने लाने के लिए तैयार नहीं है? क्या किसी की भी गैरत जाग नहीं रही वहां पे कि हम जो साफ बात है बताएं? क्या कहानियां डाल रहे हैं सब आपके साथ बैठ के? साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, किस कौम को आप किस चक्कर में डाल रहे? ये कौम बेवकूफ थी, मगर आप इनको अकल आ गई है। आपको मेरा ये मैसेज है कि जितनी जल्दी हो सके मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक करें, क्योंकि जब तक आप मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक नहीं करेंगे, आप बैरून पे भी किसी तरह भी अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं दे सके। लोगों को आप पे फख्र है, तो आपको भी चाहिए कि अपनी अवाम के लिए वो चीज़ें करें जो अवाम के लिए ठीक हो। इन चोरों डाकुओं से छुटकारा दिलवाने में मदद करें। आपको नहीं पता कि इनके ऊपर कितने कितने बड़े केस पड़े हुए हैं। आप कैसे बर्दाश्त कर जाते हैं कि इनके साथ बैठ के चाय पीना या इनके साथ बैठ के बात करना भी पसंद करें? मुझे पिछले दिन एक जानने वाली खतून थी, प्रोग्राम मेरे साथ करती थी, लेकिन उसने इन चोरों डाकुओं की हमायत की, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। हमारा ज़मीर ही गवारा नहीं करता कि हम गलत बात बर्दाश्त करें। हमारा ज़मीर ही गवारा नहीं करता कि हम वो चीज़ें बर्दाश्त करें जो एक तो इंसानियत इजाज़त नहीं देती, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो आपको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आपको भी वो बातें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उस पर अमल करना चाहिए। ये कहने तक ना करें बातें, ये सिर्फ अमल करके दिखाएं। इस कि आपको नहीं पता कि वहाँ पे
बेगुनाह अहमदियों को शहीद किया जाता है। क्या पाक फौज को नहीं इस चीज का इल्म? क्या पाक फौज को नहीं इल्म कि बेगुनाह कैदी जो पाकिस्तान लाहौर की जेलों में पड़े हुए हैं, जिनको तरीक पर तरीक मिलती, क्या ये अदालतें अपना फर्ज अदा कर रही? ये तो कहते रात 12 बजे भी खोल देते हैं, 24 घंटे हमारी ड्यूटी। कितनी देर, कितनी दफा जब से अदालतें बनी है रात 12 बजे अदालतें खुली। तो मैं अपने उन जवानों को, उस पाक फौज को मैं कहना चाहता हूं कि अपना किरदार अदा करें। ये ना हो कि देर हो जाए। ये चोर और लुटेरे, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। एक बहादुर फौज हो। अगर आप अपने मुल्क के चोर और लुटेरों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते तो बाहर के जो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हमारे साथ पे खड़ी हैं उनके साथ कैसे मुकाबला करें? सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। मैं 12 दफा आपको कहता हूं। और इसमें पाक फौज कहे जिसमें सियासत में हम लोग हिस्सा नहीं लेते, मगर आपके बगैर मुल्क चलता नहीं है। सियासत में भी आप लोग हिस्सा लेते हैं। वहां जो चीजें सामने आती हैं बाद में नाम पाक फौज का ही आता है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद जंग की सूरत हाल पे बातचीत, जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी। 9 ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। जंग की सूरत हाल मुख्तसर आपको बता देता हूँ। रूस ने जनाब काफ़ी हद तक यूक्रेन पे कब्जा कर लिया, मगर अब जो सूरत हाल बनी हुई है कि जो 7 छोटे छोटे ममालिक हैं ईस्ट यूरोप के, रूस से अब उन पे भी कब्जा करेगा। जो नेटो में शामिल नहीं है उन तमाम ममालिक पे रूस से ये साल है इसमें कब्जा करेगा। जो हालात बता रहे हैं कि अमेरिका, जिस तरह मैंने बताया कि नाकाम रहा, हर तरफ से कोई वो यूक्रेन की मदद नहीं कर सका। जर्मनी में 2 तरह के लोग चल रहे हैं, डबल माइंडेड है इस वक्त जर्मनी को समझ नहीं आ रही कि करे क्या, क्योंकि उसको ही पता कि वो रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। और आपके इल्म में है कि जो रूस के सदर हैं वो आराम से नहीं बैठ रहे। वहां रूस के अंदर भी ऐसे हमले किए गए हैं जहां रूस सोच भी नहीं सकता था। अब हकीकत क्या है, यूक्रेन ने वहां हमले किए हैं या दूसरी ताकत से करवाए गए हैं, मगर आने वाले दिनों में जो हालात बता रहे हैं कि रूस के अंदरूनी हालात ख़राब कर दिए जाएंगे। वहाँ पे हो सकता है कि हमले वगैरह इस तरह के किए जाए जिस तरह खुदकुश हमले होते हैं और वहाँ पे लोगों को मारा जाए। ये अफरा तफरी फैलाई जाएगी ताकि जंग को तेज़ किया जाए। जंग इस वक्त जो यूक्रेन के हालात है वो बहुत ही खौफनाक है। वो जो भी वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, वहाँ खंडरात बन चुके हैं लोग। अब पानी की भी किल्लत हो गई है, वहाँ पे खाने पीने की भी किल्लत है, बड़ी तकलीफ की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। यहाँ पे जो डबल गेम चल रही है, ये देखिए, ये हमारे सियासतदान ही नहीं पाकिस्तान के, ये ममालिक भी डबल गेम चलते हैं। चाइना जो दोनों तरफ असला बेच रहा है। रूस को पता चला है कि चाइना जो है, जैसे ही रूस के हालात ख़राब हुए तो चाइना ने अपनी दुकानदारी तेज़ कर दी है। और ये अब आने वाले दिनों में रूस के चाइना के हालात ख़राब होते हैं। अगर देखें तो तुर्की भी ऐसे ड्रोन उसको दे रहा है यूक्रेन को। अब अजीब खिचड़ी पकी हुई है कि एक तरफ असला भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लड़ाई भी चल रही है, तीसरी तरफ गैस भी ली जा रही है, कोयला भी लिया जा रहा है। तो किसी को समझ नहीं आ रही कि जिस तरह आज का पाकिस्तान की किसी को समझ नहीं आ रही, इनको भी समझ नहीं आ रही कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एक तो ये आपको मैं बता दूं, मैं 12 दफा बताता हूँ, आज फिर रूस की जो ज़राए है वहाँ से कुछ खबरें लीक हुई हैं। वो ये है कि फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पे है।
मैंने जिस तरह आपको कुछ दिन पहले बताया था, आप देखेंगे कि मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर लगेगी, आपको ये खबर मिल जाएगी कि रूस ने एक और नए मुल्क पे हमला कर दिया। हो सकता 2 इकट्ठे मुल्क हों, क्योंकि ये छोटे छोटे इतने बड़े ममालिक नहीं है, स्वीडन और फिनलैंड। दूसरी तरफ रोमेनिया तक रूस का प्रोग्राम में पहुंचना, बुल्गारिया, पोलैंड पे बड़ा गुस्सा उसको है। तो पहले ये छोटे छोटे ममालिक जो है, जिनमें इतनी ताकत नहीं, जो नेटो के रुकन नहीं है, उन पे कब्जा करेगा, क्योंकि नेटो के किसी मुल्क पे भी हमला करेगा तो वो ठीक ठाक इसके लिए प्रॉब्लम बनेगी। ये अब कब करेगा, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा देर इस पे लगेगी। नाज़रीन, जंग किसी मसले का हल नहीं है, मगर आज दुनिया हर तरफ बेसुकूनी है। कल फिर मैं देख रहा था पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है जर्मनी में, और इसी तरह जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये हालात मुख्तसर मैंने बता दिए। जिस तरह हमारा प्रोग्राम ज़ुबैर खान साहब बड़ी तफसील से आपको बताते हैं जंग की सूरत हाल, वो ज़रूर सुना करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या दुनिया के हालात चल रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में आजकल प्रोग्राम आपकी आवाज़ हमने शुरू किया हुआ है, और दिलचस्प बात यह है कि ख़वातीन तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, मगर हमारे मर्द अभी तक मेरा ख्याल है कि वो सोच रहे हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि हिम्मत करें, आहिस्ता आहिस्ता आप भी गुलामी की ज़ंजीरों से बाहर निकल आएंगे। आज भी एक बहन है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि आप पाकिस्तान के हालात को किस तरह देख रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को। और ये मैं बता दूं कि अभी इनसे रब्ता हुआ तो हमारे कई बेचारे मर्द कहते हैं जी हम लिखेंगे, हम पॉइंट लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कई बेचारे ऐसे हैं 1.5-2 साल से लिख ही रहे हैं, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो अभी मैंने इनको कॉल की और अभी इनकी वापस कॉल आई है, तो साथ ही प्रोग्राम शुरू हो गया। आप, मैंने कहा कुछ बताएंगी पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पे लोग अब क्या सोच रहे हैं, और कोई तब्दीली नजर आ रही वहाँ पे? भाई साहब, पहले तो मैं ये बात कह दूं कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे वक्त पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जी मैं बहुत भी जब मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर सुनती हूँ। माशाल्लाह हालात के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत खुशी होती है। जी शुक्रिया। और हालात यही हैं कि जैसे कि लग रहा था कि इमरान खान को हुकूमत पूरी करने दें तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन जो कुछ हुआ है ये सबके लिए ही, सबको ही अच्छा नहीं लगा। मतलब बड़ी जो अदालतें हैं वो इस तरह के काम करेंगी तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे? जी, तरीकेकार कुछ पसंद नहीं आया किसी को भी। लेकिन ये बताइए कि अदालतें तो कहती है कि हम बड़ी इंसाफ कर रहे हैं, यहाँ आइन के मुताबिक चल रही है, लेकिन अरसा दराज से लोग अदालतों के चक्कर लगाते हैं, वहां पे किसी को इंसाफ मिलता नजर तो आता नहीं। बस यही तो सबसे बड़ी बात है कि इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि आपने सबने सुना होगा कि संडे वाले दिन अदालत कैसे लग गई और रात के 12 बजे कैसे हो गया। हैरत की बात तो ये है ना जी। अच्छा ये बताइए कि जब से ये अदालत लगी है संडे को, आप भी माशाल्लाह लोगों में बैठती उठती हैं, आपकी दोस्तें भी होंगी, तो कुछ तब्दीली नजर आई है कि लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान अब ठीक जा रहा है अदालतें और दूसरा सिस्टम गलत जा रहा है? जी बिल्कुल, अक्सरियत जो है उनकी यही राय है। और बल्कि इमरान खान की मकबूलियत में तो इस बात के बाद बेपनाह इजाफा हुआ है। जहां तक मुझे ये लग रहा है कि हर कोई उसके हक में बात कर रहा है, क्योंकि इस तरह से उसका जो है वो मकाम और बढ़ गया है। जाहिर जो बातें, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसके दिल में क्या है, लेकिन जो उसकी बातें हैं पाकिस्तान के हक में, पता चलता है कि हाँ मुर्बे वतन है, कोई वतन के लिए कुछ काम कर रहा है। हालांकि उसके तो बीवी बच्चे वहां पर हैं, लेकिन वो वतन के लिए यहाँ पर है ना। तो बाकियों में ये चीज नजर नहीं आती। फिलहाल जो है इन सबके हिसाब से तो वो बेहतर ही नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज सामने आई है कि इनके ऊपर तो बड़े बड़े केस बने हुए थे, पता नहीं कितने कितने अरब के,
और करोड़ों के। तो इमरान खान पे और तो इनको केस नजर नहीं आया कि घड़ी का केस लेके बैठ गए हैं ये। तो आपके नजर में इमरान खान ने कोई पैसा इधर उधर नहीं किया? जी बिल्कुल, वरना होता तो लाजमी बात है सामने आ जाता। बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि उसने पता नहीं कितने मिलियन जो है वो हुकूमत के खजाने में छोड़ा है। ऐसा कभी पहले हुआ था? अच्छा, आजकल एक प्राइम मिनिस्टर और पूरी कबीना आपकी जो है उसमें अक्सर जो है वो अजमानतों पे है। तो इससे कोई मुल्क की इज्जत को फर्क पड़ता है कि क्रिमिनल बंदे को आप ऐसी जगह पे बैठा दे जिसको यूरोप में कुछ चपरासी भी ना ले, या अमेरिका में, जिस तरह इमरान खान ने भी कल कहा। तो आप क्या समझती है कि ऐसे लोग गवर्नमेंट में होंगे तो बच्चे या दूसरे लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल गलत सोचते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं करता और मुल्क का वकार जो है वो और जो है ना उसके लगाते हैं। ये लोग अपने ही मुल्क की इज्जत खराब करते हैं माशरे में। आपको पता है पहले से ही मेरी एक भाभी बाहर से एक दफा आई थी तो वो कहती है कि एयरपोर्ट पे हमें इतनी शर्मिंदगी हुई कि जो पाकिस्तानी है उनको इतनी बार चेक किया कि ये पाकि है, इनको दोबारा चेक करो। तो दहशतगर्दी की अलामत ये लोग बन चुके हैं अपने कामों की वजह से। ऊपर से अगर कोई ऐसा हुक्मरान आता है कि जो अपने मुल्क को खुददार बनाना चाहता है तो फिर उसके साथ ये सलूक होता है। तो बाकी जब इनके पता है कि एक दूसरे के ऊपर इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, करने वाले कौन थे, आज उन्हीं के साथ ये लोग भुगल गए हैं। अपने मफाद के लिए सब एक हो जाते हैं और जब मफाद निकल जाएगा तो इनकी फिर आपस में सब में पड़ जाएंगे फूट। असल में ना अल्लाह ताला के इनके अंदर खौफ नहीं है, मुल्क के साथ मुहिब वतन नहीं है। मुल्क से वतन की मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है। आपको नजर आता है कहीं पर इनको वतन से मोहब्बत नजर आती है? जी, ये वतन की मोहब्बत की बात आपने की तो फौरी तौर पर ये लंदन लोग पहुंच जाते हैं टिकट लेके, यहाँ आके फैसले करते हैं। एक तरफ इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहां पे तो वो मैंने नहीं कभी सुना कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके तो मुलाकातें करे और बैठे या भाग गए या इलाज के लिए जाए। तो ये क्या वजह है? ये जो बिलावल आया हुआ है इसकी वालदा की तस्वीरें नवाज शरीफ ने जिस तरह फेंकी थी, जिस तरह ये बोलता था उसके खिलाफ, तो कोई शर्म यार नाम की चीज इन लोगों में आपको समझ आ रही कोई? नहीं नहीं, समझ क्या, नजर भी नहीं आती है। वो मफाद परस्त लोग हैं, बस अपने अपने मफाद की डाल रहे हैं और कोई इनके दिल में ये नहीं है कि वतन की मोहब्बत करनी है या लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है या लोगों को कोई सहूलतें देनी है। अपने अपने बस कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं जी। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे नाजरीन को, देखने वालों? नाजरीन के लिए सबसे पहले तो यही है कि बस अपने वतन के लिए सब दुआएं करें कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दे जो वाकई में वतन के साथ वफा करने वाले हों और अवाम का फायदा चाहने वाले हों। अवाम बेचारी पिसती है, मरती है, सब कुछ करती है और ये हुक्मरान जो है वो फिर अपना अलग हो जाते हैं, अपने मफाद के लिए अवाम को इस्तेमाल कर लेते हैं। अवाम बेचारी सफर में गर्मी में किस किस तरह से पहुंचती है। तो जब इनको अल्लाह ताला कोई मौका देता है तो ये उस वक्त मौके से कम फायदा उठाए ना, अवाम के लिए वतन के लिए कोई खिदमत करें जो हमें नजर भी आए। जो कोई अच्छा आता है उसके साथ फिर इस तरह का सलूक किया जाता है। अच्छा, जब आप सच्चों को सताओगे तो फिर हालात तो ऐसे ही होंगे ना। अच्छा, ये बताइए कि ये नई गवर्नमेंट आई है तो वहाँ कुछ चीजें सस्ती हुई हैं खाने पीने की? कोई रमजान का महीना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है। बल्कि चीजों की कीमतें वही आसमानों पे चढ़ी हुई हैं। जो आम दिनों में मिसाल के तौर पे ये खरबूजे वगैरह मिलते थे 50 रुपए, वो 80 रुपए दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि बढ़ेगी महंगाई और बढ़ेगी अभी। अच्छा, ये एक अजीब चीज है कि हम यूरोप में रहते हैं, यहाँ रमजान आता है तो इंग्लैंड में ऐसे स्टोर भी हैं जो गोरों के हैं, वो सस्ती लगा देते चीजें के सारे सब ले ले जी, ताकि हर बंदा खरीद सके। क्रिसमस हो तब भी वो लगा देते हैं कि कोई रह ना जाए। तो क्या वजह? ये तो मुसलमानों का काम था, तो हमने क्यों नहीं ये सीखा? इसी बात का तो दुख है कि जो अच्छी बातें थी इस्लाम में, कुरान में, वो उन लोगों ने अपनाई और वो तरक्की याफ्ता कहलाई। और हमारे जिन लोगों को ये बातें अपनानी चाहिए थी, ये सिर्फ इन्हीं चीजों में पड़े रह गए कि बस हम 10 की बजाय 40 कमा लें इन दिनों में, और गरीब जो है वो बेचारा फ्रूट से भी महरूम रहे, वो खा पी भी ना सके अच्छा। तो ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह बातें हैं। जब तक ये नहीं देखेंगे अपने इस्लाम को, कुरान के हवाले से नहीं मानेंगे, इनके हालात ऐसे ही रहेंगे, नहीं सुधरेंगे। जब ये देखेंगे कि हमें
क्या करना चाहिए? मौका महल देख के चलेंगे, इनको भी सवाब मिलेगा, मुल्क के हालात भी अच्छे होंगे जी। बस हमें खुद अफसोस होता है कि ये लोग नहीं आते इस तरह जिस तरह इनको आना चाहिए भलाई के काम में। पता क्या, अगर ये लोग रमजान में इतनी महंगी चीजें कर देते हैं कि ये मेरे एक दफा भाई के साथ हम लोग जा रहे थे, उन्होंने किसी को कॉल की तो मजाक में कहा कि पैसा खूब कमा रहे हो तो छोटी ईद मनानी है, तो वो कह रहा है हाँ हम तो छोटी नहीं, हम तो बड़ी भी मनाएंगे साथ ही से, यानी रमजान में इतना कमाएंगे कि ना सिर्फ छोटी ईद, बड़ी ईद का भी जानवर इन्हीं पैसों से खरीदेंगे। तो जहाँ पे ये हालात हो, ऐसी सोचे हो, वहाँ पे क्या किसी को आराम मिलना और क्या तरक्की करनी है मुल्क में। अच्छा, जानवर से मुझे याद आया कि ये लोग अभी बिके हैं जानवरों की तरह, तो ये जेब देता है इनको 20-20 करोड़ में, ये बिके 15-15 करोड़ में, तो इनमें कोई इंसानियत नाम की चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। और जब इंसान का जमीर ही ना बचे तो बाकी क्या बचता है। एक फकीर से किसी ने पूछा था ना कि आपको कुछ मलामत महसूस नहीं होती, कैसे मांग लेते हो, हाथ कैसे नीचे कर देते हो? तो वो क्योंकि आदी हो चुका था, उसने कहा हाथी तो यूं करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो एक खुददार इंसान हो जिसको ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाला से, वो यूं नहीं करेगा, उसकी जान निकल जाएगी कि मैं यूं कैसे कर दूं, मैं अपना कुछ भी करके कर लूं, अपना मेहनत कर लूं, लेकिन मैं अब इन लोगों को आदतें पड़ चुकी है ना, लग्जरी तौर पे ये लोग रहते हैं। इनको अभी आपने देखा होगा कि भिखारी कौम को बनाना चाहते हैं कि कर्जों में लगे रहो। इनको तो चाहिए कि अपने मुल्क को खुददार बनाए, अपने वसाइल से तो फायदे उठाएं। इतना जहेज मुल्क है, इस मुल्क में क्या कुछ नहीं है, लेकिन लोग अच्छे नहीं है, ईमान नहीं है अंदर। चले, बहुत शुक्रिया जी, आपने 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे और भी बातचीत होती रहेगी, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, ये अभी ज़बरदस्त बातें की उन्होंने कि मांगने की आदत पड़ी हुई है। ये मुझे समझ नहीं आता, रोज़ाना मैसेंजर पे लड़कियां लड़के और सारा दिन हमारे से भी मांगते रहते हैं, और जवान है यंग है, जाके कोई काम शाम करो, किस चक्कर में डाल दिया कौम को। महाराज, अगर आप भी प्रोग्राम करना चाहें तो राब्ता करें, टाइम ख़त्म हो रहा है। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।